जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू। एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। वो तो होती होती है ना, देख ले तू। क्या कटा ना भाई? प्रैक्टिस। हाँ? प्रैक्टिस। Hello everyone, my name is Paskman. I am from Rajasthan and I live my life through street art. I teach, I travel and I perform. बात करते हैं कि प्रैक्टिस क्या है, तो इसका कोई एक सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ये ऐसी बात हो गई कि हर किसी को अलग अलग जगह पे जाना है, तो वो सेम टिकट से तो जा नहीं सकता। सबकी अलग अलग टिकट होती है, सबका अलग अलग रास्ता होता है, तो एक कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। पर हाँ, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो वो आप बिल्कुल जान सकते हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो, और जल्दी बनना चाहते हो यार, वरना तो बहुत लोगों से पूछोगे, अलग अलग डांस स्टूडियोज में अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस रेपिटेशन है सबसे पहली चीज़। अगर इसको सबसे पहली लेयर पे देखो, अभी हम डीप भी जाएंगे, इसके और अंदर जाएंगे और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में। पर अगर इसको सबसे पहली लेयर पे देखें, प्रैक्टिस का मतलब है रेपिटेशन। व्हेन योर बॉडी रिपीट समथिंग, दैट इज प्रैक्टिस। उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव ये होता है कि वो जो रेपिटेशन है, आप जिस चीज़ के लिए वो रिपीट कर रहे हो वो नेचुरल बन जाए। नेचुरल से मेरा क्या मतलब है? मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे को शब्द सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। जो चलना था या जो बोलना था वो हमको क्या नेचुरल मिला? नहीं, ये गलती मत करना सोचने की कि हमको वो नेचुरल मिला। उसमें महीनों महीनों की प्रैक्टिस लगी। हाँ, हमको याद नहीं क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग डेवलप हो रहा था, बहुत छोटा था, तो वो इतनी मेमोरी स्टोर नहीं कर पाया, तो हमको ढंग से वो चीज़ याद नहीं। पर हम उस टाइम कैसे चलते थे? गिर के। हम जब कुछ भी रिपीट करते थे तब हम उस चीज़ में अच्छे होते थे, और आज भी यही रूल होता है। Let's understand the science behind practice. तो दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर होता है आपके दिमाग का, वो सिग्नल्स भेजता है पूरे की पूरी बॉडी को नर्व फाइबर्स के थ्रू। अब इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल्स क्या होते हैं? अब आप मुझसे ये पूछेंगे, ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ करना सीखते हो, अगर आप स्टार्टिंग में डांस करना सीख रहे हो, जब आप एक हैंड वेव सीखते हो कि मैं एक वेव कैसे कर सकता हूँ, तो स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, आपके हाथ में बहुत दर्द होता है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग एक रास्ता बना रहा होता है जहाँ पे वो पहले कभी गया नहीं, तो उसको पहुँचने में टाइम लगता है। होता क्या है, जब आप उस रास्ते पे बार बार जाते रहते हो, तो एक तरह का बॉडीगार्ड जिसका नाम है माइलिन, वो उस सिग्नल को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिससे उस सिग्नल को जाने में कम एनर्जी लगती है। तो इसलिए जब आप स्टार्टिंग में वेव करते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत जोर आता है, पर एक टाइम बाद वो नेचुरल बन जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी कम लॉस होती है और वो मूवमेंट फास्ट हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक गांव का रास्ता था और आपको पहले जाने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे। अब आपका वो टाइम बच चुका है। कैसे? क्योंकि उस पे हाईवे बन चुका है। तो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ उस हाईवे बनाने का काम करती है। आप रिपीट करते हो, आप सीखोगे। आप गलत रिपीट करो, आप सही रिपीट करो, उससे सही में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बी वेरी 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 केयरफुल विथ व्हाट यू प्रैक्टिस। अब बात ये आती है कि डांसर्स अलग अलग लेवल के होते हैं, बहुत सालों से डांस कर रहे होते हैं, किसने नया नया स्टार्ट किया होता है और कोई डांस स्टार्ट करने का सोच रहा होता है। तो प्रैक्टिस हर लेवल के हिसाब से अलग अलग होगी, इसलिए मैंने अब जो प्रैक्टिसेस है उनको 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज बिगनर, वेरी बिगनर, जिन्होंने सिर्फ डांस स्टार्ट किया है, कुछ महीने हुए हैं। सेकेंड इज इंटरमीडिएट, जो शायद से थोड़े बेसिक्स जानते हैं, जिनको ग्रूव्स पता है, थोड़े बेसिक्स पता है, कोई भी स्टाइल हो। और थर्ड जो एडवांस, जो फ्री स्टाइल करते हैं और अच्छी अच्छी कोरियोग्राफीज करते हैं। तो 3 लेवल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। Dancing for no particular reason except maybe to comfort and entertain itself. अभी आपने बस डांस स्टार्ट किया ही है, वो जो अंदर फीलिंग है, जो आपको हर सेकंड
जगा के रखती है कि मेरे को डांस करना है, मेरे को डांस करना है, मेरे को डांस करना है। आप 24 घंटे जो वीडियोस देखते रहते हो उस पे, वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ही उस फीलिंग को आपके साथ लेके चलना, क्योंकि वही आपकी इंडिविजुअलिटी बनेगी। अब आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है, एकदम से स्टार्ट करते डिसाइड मत करना कि आपको कौन सी स्टाइल करनी है, ठीक है? पर अलग अलग तरह की डांस स्टाइल्स ट्राई करना, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आप सब कुछ ट्राई करना, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ महीने हमारा मतलब डांस सीखना नहीं है, हमारा मतलब बॉडी को ट्रेन करना है ताकि वो उसके बाद डांस सीख सके। आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन सोचो अगले दिन से डांस कर लो। आपकी बॉडी के अंदर इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हम स्टार्टिंग के कुछ महीने उस पर ध्यान देंगे, हम लोग रिजल्ट्स का नहीं सोचेंगे। हमको नहीं सोचना स्टेप्स कैसे हो रहे हैं या क्या हो रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को स्टार्टिंग के 6 महीने मान लो, या एक स्टार्टिंग का अच्छा खासा टाइम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ट्रेन करने के लिए देना है। Code. When the student is ready, the teacher appears. When the student is truly ready, the teacher disappears. Code 10. चलो ठीक, ये तो हुई ट्रेनिंग की बात। और उसके अलावा हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर मान लो अगर आपको एक हिप हॉप डांसर बनना है, आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, आप हर दिन अपना 1-1, 2-2 घंटा आपकी बॉडी को ट्रेनिंग पे देते हो, आप स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क कर रहे हो। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप हॉप म्यूज़िक सुनो, उसकी फीलिंग को पता करने की कोशिश करो। कैसे? कुछ मत करो, बस उसको आप ईयरफोन लगाओ या स्पीकर लगाओ, गाना चलने दो, और जैसा आपकी बॉडी नेचुरल मूव कर रही है उसको करने दो। आपको ज़बरदस्ती कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ महीने हमको यही चीज़ फॉलो करनी है, ताकि हमारे पास वो एक फीलिंग भी आ जाए जो हमको डांस स्टाइल को समझने में हेल्प करेगी, और वो टेक्निक्स हमारी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाए कि हम स्टार्ट कर पाएँ। आती है उन डांसर्स की जो डांस स्टार्ट कर चुके हैं, उनको 1-2 साल, 3-4 साल, 4-5 साल हो चुके हैं डांस स्टार्ट किए हुए, और वो बेसिक्स जानते हैं, पर अब कहीं ना कहीं अटक चुके हैं कि हमको बेसिक्स तो आते हैं, पर हम इन बेसिक्स के साथ करें क्या? Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Code 10. तुम लोगों ने बेसिक्स सीखे हैं अगर, तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि बेसिक्स कैसे आते हैं, रेपिटेशन से। अब तुमने एक बार ये काम कर लिया है अपने साथ कि तुम बेसिक स्टेप्स कर सकते हो, जिसके अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है साथ साथ। अब तुम्हारा ये टाइम है कि तुम अपने सिंगल पार्ट से सिंगल मतलब नेक के अलग बेसिक सीखो, अपने शोल्डर्स के अलग आइसोलेशन सीखो। Just go more deeper into your basics. Start doing advanced stuffs. Start doing things which challenges you. Work on your techniques. Eventually you will become an expert. I wish you best of luck. तो अब बात आती है एडवांस डांसर्स की, कि एडवांस डांसर्स क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, एडवांस डांसर क्या होता है पहले ये समझना ज़रूरी है। एक एडवांस डांसर, एक प्रोफेशनल डांसर वो डांसर हुआ जो डांस इतनी प्रैक्टिस कर चुका है और इतने साल से कर चुका है कि वो उसके लिए नेचुरल बन चुका है। जैसे लोगों के लिए चलना नेचुरल होता है, उसके लिए वो मूवमेंट जो वो प्रैक्टिस करता है, जो वो स्टाइल प्रैक्टिस करता है, वो उसके लिए नेचुरल बन चुकी है। ये होता है एडवांस डांसर। अब एडवांस डांसर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाओ त्से नाम के एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे, चाइनीज़ गुरु थे, और उनकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है काफ़ी सारी, मतलब, और मैंने खुद ने उनको पर्सनली यूज़ किया अपनी डांसिंग में, और मुझको बहुत काम आई है। तो अगर आप बेसिक डांसर हैं तो आप इस पार्ट को मिस कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको शायद से कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग सुनो। पर जो सही में काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। तो लाओ त्से कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा होना है तो उसके दुनिया ने 2 तरीके बना रखे हैं। एक तरीका तो ये है कि एक नदी बह रही है और आप उस नदी से उल्टे जाने लग जाओ। उल्टे जाने पे क्या होता है, आपको शाबाशी मिलती है, आपकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप नदी से ज़्यादा ऊंचे हो, कि आप उल्टे जा रहे हो। उल्टे जाने में ज़्यादा मेहनत है। अब लाओ त्से क्या कहते हैं कि आपको नदी के साथ बहना है। आपको कोई भी चीज़ अब ऐसे सीखनी है जैसे एक कबूतर उड़ना सीखता है, एक बिल्ली कूदना सीखती है, एकदम नेचुरल, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले होते, वो सिचुएशंस के हिसाब से सीख रहे होते हैं। तो अब हम लोगों को ये चीज़ करनी है। कैसे करनी है? इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ फ्लोइंग। मैं फिर से बताऊंगा, इसको ढंग से याद रखना, द आर्ट ऑफ फ्लोइंग। नाउ व्हाट इज दिस आर्ट ऑफ फ्लोइंग? सो आई थिंक एवरी डांसर कैन रिलेट दिस, दैट व्हेन वी गो इन अ जोन, when we listen to music and we go in a zone which is too intense, we lose ourselves. एक हम ऐसे जोन में चल जाते हैं जहाँ पे हमारे दिमाग के अंदर कोई सवाल नहीं आ रहा होता,
कुछ भी चल नहीं रहा होता, सिर्फ और सिर्फ हम डांस कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ फ्लोइंग। हमको अब जब हमने इतना सब कुछ सीख लिया डांस, हम इतने सालों से डांस करते आ रहे हैं, अब हमको आर्ट ऑफ फ्लोइंग करना है। कैसे करना है? बस और बस म्यूजिक चला देना है, अलग अलग तरह की म्यूजिक, 1000 अलग अलग तरह की म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक में कोई लिमिटेशन नहीं है, अपनी स्टाइल से एकदम उल्टा सुनो, जो चाहे वो सुनो। हम बस क्या करेंगे, जो भी हमको आता है हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम टेक्निकल नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर चुके हैं। आगे वो फिर से टाइम आएगा जब हमको टेक्निक्स यूज़ करेंगे, पर अभी हमको क्या करना है, हमको म्यूज़िक चलाना है और अपने आप को वहाँ पे छोड़ देना है। हमको नोटिस करना है वो जोन जब बनता है, जब वो टाइम आता है जब सही में आप भूल जाते हो कि आप कैसा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हमको उस टाइम पे अपने आप को नोटिस करना है। हम तब पाएंगे कि हम कितना सब कुछ नया सीख रहे हैं नेचुरली, बिना कुछ एफर्ट्स लगाए।